उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो हम लोग सेशन चला रहे थे उसमें हम लोग 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और हमने पिछले लेक्चर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी तथा विदेश नीति के बारे में कुछ भारत का चर्चा करी थी एमसीक्यू के जरिए। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, इंडियन पॉलिटी वाले क्रम को, और प्रारंभ करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं, इंटरनल रिलेशन, उनके संबंध में कुछ प्रश्न जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, स्टार्ट वन और स्टार्ट टू संधियाँ किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित की गई। तो इस क्वेश्चन का जो संबंध है, ये जो संबंध है अमेरिका और रूस के बीच, जिसे पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था, इन दोनों के बीच में संधियाँ हस्ताक्षरित हुई थी। जैसे कि आपको सबको पता होना चाहिए, सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित किया गया था। ठीक है, होता क्या था कि ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने लड़े बिना शीत एक मतलब आप समझ सकते हो कि कूटनीतिक चालों, सैन्य प्रतियोगिताओं, गुप्तचर गतिविधियों, मनोवैज्ञानिक संघर्ष, मतलब किसी और की हेल्प करना, किसी और को लड़ा देना आपस में। ठीक है, फिर एक दूसरे की हेल्प करना, मान के चले जैसे रूस भारत की हेल्प कर रहा है, अमेरिका चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो इससे क्या होगा, दोनों आपस में तो नहीं लड़ रहे रूस और अमेरिका, लेकिन एक अगर आप मनोवैज्ञानिक या कूटनीतिक दृष्टि से लड़ोगे, हम इन भारत और पाकिस्तान लड़वाकर वो आपस में भी लड़ रहे हैं, इसे शीत युद्ध कहा जाता था। ठीक है, ये काफ़ी समय तक चला और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग जब 1987 के मध्य जब ये समय पहुंच गया, तब जो इनके जो रूस के जो एक नवीन विचारों वाले नेता थे, मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने मतलब थोड़ा सा एक मेल मिलाप वाला काम करने का प्रयास किया। ठीक है, तो फिर इनके मध्य से ये दो संधियां कही जाती है कि स्टार्ट वन और स्टार्ट टू। इसकी फुल फॉर्म ये है, इसकी फुल फॉर्म कही जाती है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टॉक्स। ठीक है, अर्थात कि रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि। ठीक है, तो ये जो हस्ताक्षरित की गई थी, आपको शॉर्ट में बता के चल रहा हूँ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो वेस्टफेलिया है वो आपका जर्मनी में स्थित है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना किससे संबंधित है। ठीक है, जो मार्शल योजना है किससे संबंधित है। जैसे आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो थी, आपका जो जितने भी आपके यूरोपीय देश थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, फ्रांस, इटली आदि, बहुत बुरी हालत में चले गए थे। ठीक है, बहुत बुरी हालत में चले गए थे। तो उनको जो कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना करेगी, फिर इंडियन मॉनिटरी फंड की स्थापना करी, वो डेवलपमेंट के लिए, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ही ये मार्शल योजना इससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ए। ठीक है, तो अब कुछ आगे हम प्रश्न देखते हैं, जैसे वैश्वीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और उन मुद्दों पर भारत का क्या दृष्टिकोण होता है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। जैसे आपको पता है 1991 में, ठीक है, एलपीजी मॉडल लाया गया था। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। अर्थात ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना तथा कुछ ऐसे अपने जो नियम कानून है, आयात निर्यात की कुछ नीति में ढिलाई प्रदान करना, जिससे जो निवेश हो रहा है ना, विदेशी निवेश, चाहे वो आयात हो चाहे निर्यात हो, उसका स्वतंत्र प्रवाह हो सके और बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो धन है वो भारत में आ सके व्यापार के माध्यम से। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही था। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है अपर पीसीएस प्री 2016 में कि वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ऐसे जो नियम कानून है निर्यात आयात के, उनको थोड़ा कम करना, अपने जो ढिलाई बरतनी। तो आयात शुल्कों में कटौती बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति। ठीक है, कई प्रोडक्ट पे आपने आयात के लाइसेंस समाप्त कर दिए तो आपका आयात बड़े सुगमता से हो रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे एफडीआई का स्वतंत्र प्रवाह कर रहे हो आप, पूरा आप उनको खुली छूट दे रहे हो, एफडी का आइए हमारे देश में आप इन्वेस्टमेंट करिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये आपका वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब आपकी जो सरकारी कंपनियां हैं, आपकी सरकारी कंपनियां का जो आपका शेयर है, उनका जो हिस्सा है, उनको बेच देना विदेशी कंपनी को, तो ये आपका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय कौन थे।
तो ये जो श्रीमती हंसा मेहता जी थी, ये थे आपके पहली भारतीय महिला, या आप कह सकते हैं पहले भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 1993 से। ठीक है, 1993 से। फिर से क्वेश्चन है, 10 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, 1948 को ही मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो 10 दिसंबर 1948 या 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओके, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जैसे मैंने आपको बताया, 10 दिसंबर 1948 द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपके मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। उनमें 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। यह प्रश्न आपका मैं आपको बता चुका हूँ। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया? ये आपको 1993 में। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होने से मतलब ये आपको समझ चलना है कि आपके लिए ये एक मौका है, रिवीजन हो रहा है कि आप उसको अच्छे से लेकर चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? ठीक है, अब देखिए, अब अगर ओस्लो से आप अगर नॉर्वे को आप लेके चलोगे ना, नॉर्वे की राजधानी आपको पता है ओस्लो, लेकिन वो ओस्लो नहीं है ये। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा, वो ओस्लो ये नहीं है। ओके, तो अब इसमें क्या है, भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। डाटा स्थानीयकरण? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इजराइल सरकार और फिलीपींस मुक्ति मोर्चा के बीच में समझौता को ही ओस्लो समझौता कहा जाता है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर 11 का बी हो जाएगा। इनकी मैं आपको थोड़ा फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इनकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी ही टेलीग्राम में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में अपलोड कर दी है। तो आप दोनों तरीक़ों से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है कि किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अगला, 29 फरवरी 2016 को किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया? तो ये तो पुराना डेटा हो गया। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? 2021 में। ठीक है, 2021 में इनका चयन हुआ था। तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग। ठीक है, ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, 1992 में ही आप नोट करके चलिएगा अगर आप नोट करना चाहें तो। और इनके जो पहले अध्यक्ष थे ना, पहले अध्यक्ष थी, ये थी जानकी पटनायक। ठीक है, ये आप नोट करके चल सकते हैं। ये एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछता है यूकेपीएससी। ठीक है, जैसे अभी लोअर पीसी से अपर पीसी ने पूछा था कि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो रंगनाथ मिश्रा जी थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, महिला आयोग की बात कर रहा हूँ। तो महिला आयोग की स्थापना, ठीक है, 1992 में। प्रथम अध्यक्ष जानकी पटनायक। ठीक है, और वर्तमान में रेखा जी। ठीक है, रेखा शर्मा। हो गया, ओके। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको हमें पुराना डेटा को हमें आधार मानकर नए डेटा को ग्रैब करना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय किस देश द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? तो ये भारत की ही पहल थी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक आपका चर्चा का जो प्रमुखता इस मुद्दे को उठाया वो भारत ने उठाया कई बार। अच्छा, रोहिंग्या किस देश से संबंधित समुदाय है? ये आप सब समझते हैं। रोहिंग्या म्यांमार से संबंधित समुदाय है जिनको म्यांमार गवर्नमेंट ने देश का नागरिक मानने से मना किया गया है, मना कर दिया है। ठीक है, रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रांत जो है, रखाइन प्रांत है आपका म्यांमार में, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ओके, 2017 का नोबेल पुरस्कार, तो अभी फिलहाल हमें 2017 का नहीं देखना है, हमें देखना है 2022 का। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, जो 2022 का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा।
अभी आपको रट जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने नोबल के लिए एक अलग से वीडियो स्पेशली बना रखी है और आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे नोबल पुरस्कार चुटकियों में याद करवा दिए हैं, क्योंकि इस बार समस्या क्या रही है कि एक एक नोबल पुरस्कार, जैसे शांति का नोबल पुरस्कार पिछले साल किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को दिया गया था, इसी प्रकार इस साल 3 लोगों को दिया गया है। साहित्य का भी जैसे हमारे इस बार एनियन ऑक्स को दिया गया है, वैसे और बाकी जो नोबल पुरस्कार आप जैसे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है और इस अलग अलग 3-3 4-4 लोगों को दिए गए हैं। तो थोड़ा सा वो आपके लिए याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एक वीडियो बना रखी है हमने, आप सर्च करेंगे प्ले लिस्ट में तो आपको नोबल पुरस्कार की शॉर्ट वीडियो बनी हुई है। इसी प्रकार जो आपके ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब यूएस ओपन, इनके ऊपर शॉर्ट ट्रिक बना रखे हैं हमने। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जिसमें आपको इसको स्किप नहीं कर सकते। नोबल हो गए, ग्रैंड स्लैम हो गए, तो उनकी शॉर्ट वीडियो है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी बात चल रही है 2022 के शांति के नोबल पुरस्कार की। तो वो क्या है, एक बेलारूस के व्यक्ति हैं, ठीक है, बियालातास्की, ठीक है, बियालातास्की, ठीक है, इनको दिया गया है, ठीक है। ये एक युद्धबंदी थे और जेल में रहकर अपने मानवाधिकारों के प्रति इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो इनको शांति का नोबल पुरस्कार इस साल का दिया गया है। एक रूसी संस्था है मेमोरियल, इसको दिया गया है, ठीक है। और एक जो आपका यूक्रेन की संस्था है, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी, ठीक है। तो इनको तीनों को दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो भी आपको बता देता हूँ। इसका आपको याद रखना है, बिलाल मेमोरी लिबर्टी, ये शॉर्ट ट्रिक है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। बिलाल मेमोरी लिबर्टी, बिलाल मेमोरी लिबर्टी, बिलाल मेमोरी लिबर्टी। बिलाल से बियाला तास्की, मेमोरी से मेमोरियल, लिबर्टी से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इतना आपका याद हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने हर एक नोबल पुरस्कार के लिए हर एक ग्रैंड स्लैम को शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आप जरूर देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। सिर्फ 5 या 6 मिनट की वीडियो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कोई प्रश्न है, वो अभी आधे हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट में एक और आपको लेके आ जाऊंगा। उससे पहले पहले आप ये कुछ प्रश्नों को देखिए। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो संबंध है वो आप देखिए, महासभा से संबंधित है या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से। ये देखो इनके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो प्रजातांत्रिकरण की मांग है वो है आपका सुरक्षा परिषद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनकी परिषद है, इसका संबंध सुरक्षा परिषद से हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में किसका संयुक्त सूचकांक है, ठीक है। तो आप देखिए, पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता, प्रति व्यक्ति जीडीपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे, 2 का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो आप डाटा देखेंगे, तो वर्तमान में जो विश्व बैंक के सदस्य हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 189, ठीक है। अगर ये आंकड़ा चेंज है तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी द्वारा, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की जुलाई 2014 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार की प्रभावकारी कमी की। ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसका वर्तमान से कोई रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ